हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने 1 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले वीडियोस में करवाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम करेंगे 5 to 13 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the length and breadth of each of the following rectangles whose areas are given by the following expressions in square units। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको ना ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस किसके दिए हुए हैं? बोला है कि किसी ना रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया हुआ है ये स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं आपको, ये किसी रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है आपको स्क्वायर यूनिट्स में। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करके बताने हैं। तो बहुत इजी है। देखिए आपको क्या करना है इसमें, ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना बेटा, ये किसी रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा, वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है ना। ये तो हमें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी ना, तो मुझे ना दो फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। दो फैक्टर्स जो मिलेंगे वही क्या होंगे? आपकी लेंथ और ब्रेथ होंगी। जी, क्लियर हुआ? तो यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे। वो दो फैक्टर्स ही आपकी क्या होंगी? लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल एक्सप्रेशन होगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली टर्म प्लस में है, और ये दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगा। a² माइनस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 5a का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से ना आप बीच वाली टर्म बनाकर देखिएगा, क्या आपका ये सेम आ रहा है? सेम आएगा तो यानी कि ये बिल्कुल सही बने आपके। अब माइनस 2ab रहता है, तो माइनस 2a की जगह क्या हो जाएगा? 5a, b की जगह क्या हो जाएगा? 3b। चेक करो जरा, क्या बीच वाली टर्म आ रही है? 2 5 10, 10 3 30, 30ab, है ना। और ये माइनस का साइन सही आ रहा है बिल्कुल, यानी कि ये बिल्कुल सही है आपका। तो a क्या हो जाएगा आपका? 5a, और b क्या हो जाएगा आपका? 3b। तो देखिए फैक्टर्स लिख देते हैं हम। 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5a माइनस 3b इंटू में 5a माइनस 3b। तो ये आपका देखिए फाइनल आंसर आ गया। ये मान लीजिए आपके लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लास्ट में आपने इस तरीके से लिख देना है, पॉसिबल expressions of length and breadth are 5a minus 3b and 5a minus 3b, ठीक है। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस जो आए हैं आपके पास, इन एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए सेकंड पार्ट में देखिए आप, ये भी इजी है। 36s² माइनस 49t²। अब देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? a² माइनस b² वाली। किसके बराबर होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 6s का होल स्क्वायर माइनस 7t का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, a देखिए लिख देती हूँ मैं 6s, और b क्या हो जाएगा? 7t। तो ये आपके पास आ जाएगा 6s माइनस प्लस 7t, आगे पीछे लिख दोगे चलेगा, कोई बात नहीं। तो 6s माइनस 7t। तो ये आपके फैक्टर्स जो दो निकल कर आए हैं ना, दो फैक्टर्स, यही क्या हो जाएंगी? लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। तो लास्ट में आपने इस तरीके से लिख देना है, पॉसिबल expressions of length and breadth are 6s plus 7t and 6s minus 7t, ठीक है। इस तरीके से आपने लास्ट में इसको लिखकर दिखा देना है।
ओके, तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन हो गया, अब हम 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन क्यूबिक यूनिट्स। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ना बेटा, ये किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको दे रखा है क्यूबिक यूनिट्स में, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के पॉसिबल एक्सप्रेशंस आपको निकाल कर बताने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जब मैं ना इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी ना बेटा, तब मुझे यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल 3 फैक्टर्स मिलेंगे। अब वो 3 फैक्टर्स में से आपका कोई लेंथ हो जाएगा, कोई ब्रेथ हो जाएगा और कोई हाइट हो जाएगा। ठीक है, वही तीनों आपके लेंथ, ब्रेथ, हाइट के एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है और इनके फैक्टर्स निकालने हैं, और टोटल आपके पास 3 फैक्टर्स मिलेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए आपको ये दे रखा है 6a² माइनस 24b²। फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन ले सकते हो क्या आप? हाँ, 6 में अगर कॉमन लेती हूँ तो अंदर बचेगा a² माइनस 4b²। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अब आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम। कौन सी वाली? a² माइनस b² वाली, है ना। तो देखिए करते हैं। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी क्या होती है, किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा? 2b, है ना, और a माइनस 2b, ये हो जाएगा, है ना। तो आपके पास देखिए टोटल आपके पास 3 फैक्टर्स निकल कर आ गए ना। एक तो 6 आ गया आपके पास, है ना, 6 आ गया, फिर a प्लस 2b आ गया आपके पास, और a माइनस 2b आ गया। तो ये आपके लास्ट में लिख दीजिएगा पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 6 a प्लस 2b, है ना, एंड a माइनस 2b। ठीक, समझ आया आपको? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए आपको दिया 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। तो देखिए सबसे पहले तो देखो आपको कुछ अगर कॉमन मिलता है तो उसको कॉमन ले लो। तो मुझे ना यहाँ पर 3 और p अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो देखिए तीनों में से मिल जाएगा मुझे कॉमन बाहर। तो यहाँ बचेगा s² माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास 5s प्लस 4, है ना, ये आएगा। ठीक है, अब अगर आप सोचोगे ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर ना मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या पता लग जाए, लेकिन वो आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लगेगी। करके देखिएगा, आपका ये जो बीच वाला टर्म है वो नहीं बन पाएगा बेटा, नहीं बन पाएगा। यानी कि आपका यहाँ पर आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर आप सोचोगे ना कि a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाकर देखूं अगर, तो क्या ये बनता है? तो देखो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a² और ये b², बीच में क्या रहना चाहिए? माइनस 2ab। a क्या है? s, b क्या हो जाएगा आपके पास? 2। तो बीच में आपके पास माइनस का 4s आएगा, है ना। आइडेंटिटी जब लगाओगे तो आपको माइनस 4s मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का 5s है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी वो अप्लाई नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ये s² एज इट इज रखो, माइनस का साइन एज इट इज रखो, एक ब्रैकेट लगाओ, वेरिएबल को बाहर रखो, प्लस ये कांस्टेंट जो है उसको एज इट इज रखो। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस नंबर की जगह यहाँ पर 2 नंबर आएंगे। ठीक है, इस नंबर को ब्रेक करके यहाँ वो 2 नंबर्स ऐसे लिखने हैं आपने, जिन्हें हम यहाँ पर देखिए, जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो s² का कोफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 4, तो 4 आया। अब वो 2 नंबर, इन 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 4 के फैक्टर्स आपके पास आएंगे
एक तो 2 और 2 आएगा, ठीक है, 2 और 2 से तो बनेगा ही नहीं आपका। और क्या होंगे इसके फैक्टर्स, 1 और 4, वो खुद ही होएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब उन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिले, जब उन दो नंबर्स को मैं प्लस करूं तो मुझे 5 मिले, है ना। तो वो दो नंबर्स क्या होंगे आपके, 4 और 1। तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। तो वो दो नंबर्स आपके क्या होंगे, 4 प्लस 1। समझ में आई बात आपको। तो अब देखिए, ये दो नंबर्स जैसे ही ढूंढ लोगे आप, तो आपको अब सॉल्व करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो 3p को तो ऐसे ही बाहर लेकर चलो, वो चल रहा है आपका। s स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन दोनों के पास जाएगा, तो -4s, s भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस का साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर s 1 से होगा तो माइनस का s मिलेगा, प्लस का 4। ठीक है, अब आगे दो दो पेयर्स उठाओ और देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास। s यहाँ से कॉमन आया, s -4, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, s -4 बचा। तो ये 3p और यहाँ से s -4 और ये s -1। तो देखो आपके पास तीन फैक्टर्स आ गए ना, ये 3p, s -4 और s -1, तीन फैक्टर्स आ गए। अब ये तीन फैक्टर्स ही आपके क्या हैं, पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं लेंथ ब्रेथ हाइट के। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर, लिख दो लास्ट में, पॉसिबल एक्सप्रेशंस आर 3p, s -4 एंड s -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने एक बार देख लेना है, मेरी आइडेंटिटी कोई भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, 4.4 एक्सरसाइज में ना सारे क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से ही बताया है, फैक्टर्स निकालने का तरीका जो है। तो एक बार वो एक्सरसाइज जरूर जाकर देख लीजिएगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, फैक्टर्स निकालने का मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो आप उसको इजीली कर लोगे। आपको वो दो टर्म्स में मिडिल टर्म को ब्रेक करते हो ना, जो दो टर्म्स में, कि क्या उसके साथ प्लस का साइन रहेगा, क्या माइनस का साइन रहेगा, किसके साथ, तो वो कंफ्यूजन तो आपको कभी भी नहीं आएगी अगर आप ये मेरे तरीके से, इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 meters. A path of width s meter is created around the playground for people to walk. Find an expression for the area of the path in terms of s. तो देखिए बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसको समझिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जैसे ही क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना आपको, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। तो देखिए आपको क्या कहा गया है, एक विलेज में ना प्लेग्राउंड है, और ये जो प्लेग्राउंड है ना बेटा, ये स्क्वायर के शेप का है ना, और इसका साइड आपको दे रखा है 40 मीटर। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं और साथ के साथ समझते भी हैं आपको क्या कहा गया है। तो देखिए, ये मैं बना लेती हूँ प्लेग्राउंड जो कि स्क्वायर शेप का है। ठीक है, इस प्लेग्राउंड का हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसका आपको क्या दे रखा है, साइड दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 40 मीटर। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। अब आपको बोला गया है कि इस प्लेग्राउंड के ना इर्द गिर्द एक पाथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है लोगों को चलने के लिए, और उस पाथ का आपको विड्थ दिया हुआ है S मीटर। ठीक है, उस पाथ का चौड़ाई दे रखा है S मीटर। तो सबसे पहले तो इस प्लेग्राउंड के इर्द गिर्द मैं पाथ बना लेती हूँ। ठीक है, रास्ता बना लेते हैं हम, ताकि वहां पर लोग चल सके। तो ये देखिए हमने बना लिया, और इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ PQRS। ठीक है, अब इस पाथ का चौड़ाई दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, S मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है आपको S मीटर। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको कहा गया है कि ना एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करके बताइए इन टर्म्स ऑफ S की टर्म्स में आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, अब ये जो पाथ क्या है आपका, यही है ना, देखो ये वाला ये जो हिस्सा है, ये जो एरिया है, यही तो पाथ का एरिया है। ठीक है, यही है ना, तो ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, खुद सोचो कैसे निकालोगे।
अब देखो ध्यान से, फिगर को ही देखो, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए जो मैंने ये शेड कर रखा है। तो ये हिस्सा कैसे निकलेगा? अगर मैं इस बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटा वाला स्क्वायर निकाल देती हूँ तो मुझे ये पाथ वाला एरिया ही तो मिलेगा, है ना। आप देख रहे हो ना, ये बड़ा सा स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है और ये छोटा स्क्वायर दिख रहा है। तो मैं इस बड़े में से इस छोटे स्क्वायर को माइनस कर दूं अगर, तो मुझे पाथ का एरिया ही तो मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो देखिए आपके ये देखिए, ये बड़ा सा स्क्वायर है, ये छोटा सा स्क्वायर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे पास साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब देखिए मैंने आपको कहा कि इस बड़े से स्क्वायर के एरिया में से मैं छोटे वाले स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ पाथ निकल कर आ जाएगा। तो अब एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, छोटे वाले स्क्वायर की साइड तो मुझे मालूम है कितनी है, 40 मीटर। लेकिन क्या आपको बड़े वाले स्क्वायर का साइड पता है? नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतना कितना है आपके पास s, ये कितना है आपके पास 40, और ये कितना है आपके पास s। तो क्या हो जाएगा आपके पास 40 + 2s। तो ये साइड निकल कर आ जाएगी आपके बड़े वाले स्क्वायर की। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। ये जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है बेटा? 40 मीटर, 40 मीटर, है ना। अब साइड ऑफ स्क्वायर PQRS, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी साइड क्या हो जाएगी? S + 40 + S, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 + 2S मीटर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया आपके पास? इतना ये S चौड़ाई दे रखी थी आपको उसकी पाथ की S, और इतना ये 40 है और ये इतना S। तो इसको ऐड करोगे तो ये साइड निकल कर आ जाएगी आपकी बड़े वाले स्क्वायर की। तो इतना क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ पाथ है वो कैसे निकलेगा, ये जो पाथ का एरिया कैसे निकलेगा? बड़े वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दो तो आपके पास पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो बड़ा वाला स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS में से मैं माइनस कर दूं अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, छोटा वाला स्क्वायर, तो मेरे पास एरिया ऑफ पाथ निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम बड़े वाले स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है बड़े वाले स्क्वायर की? 40 + 2s। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी है? 40 मीटर। तो 40 का स्क्वायर, बस अब इसको करो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab, यानी कि 2 × 40 × 2s + b² यानी कि 2s का स्क्वायर -40 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1600, और ये प्लस 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, और ये 0 है ना, 160s + 4s² -1600। तो 1600 और 1600 तो कैंसल। आपके पास क्या बचेगा? स्क्वायर वाली टर्म को आगे लिख लो, 4s² + 160s, ये बचा। इसमें से कॉमन देख लो अगर निकलता है तो, यहाँ पर 4s कॉमन आ जाएगा, आपके पास अंदर बचेगा s + 40, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट लगा दो मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ है ना, ये एरिया ऑफ पाथ निकल कर आ गया आपके पास ये, ठीक है। 4s और ये ब्रैकेट में s + 40, इतना भी छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा यूनिट। तो देख लीजिए एक बार, आप नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3 फाइंड द नंबर। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? 10/3 मिलेगा, और आपको वो नंबर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, आपको वो नंबर तो पता ही नहीं है, तो क्यों ना मैं नंबर को
कुछ मानकर चलूं, ठीक है। तो मैं नंबर को ना x मानकर चलती हूँ, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द नंबर बी x। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, x मान लिया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इस नंबर का, तो लिख लेती हूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ये जो नंबर मैंने लेट किया है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। इसका उल्टा कर दो ना, तो 1/x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस कर दो, नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 10/3। तो यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 10/3, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 नीचे है, इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, और इधर से देखिए x इसके पास चला जाएगा, तो 3 जो है इधर जाएगा ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, ताकि आपसे गलती ना हो, और इधर 10 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब देखो ये आएगा आपके पास 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x। अब 10x को इधर लेकर आओ, तो 3x², अब इसके बाद में प्लस का 10x है ना, तो इधर माइनस का 10x हो जाएगा, और ये +3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको इधर ना अरेंज करके ही लिख दिया, सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर ये जो 10x इधर आएगा, माइनस का 10x होगा, तो यहाँ लिख लिया, फिर प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगेगी, तो हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है क्या करेंगे, x² वाली टर्म को एज इट इज लिखते हैं, तो 3x² एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, फिर ये नंबर की जगह ब्रैकेट लगा दो, x बाहर रखो, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये सब एज इट इज, ठीक है। अब इस 10 की जगह यहाँ पर 2 नंबर आएंगे, वो 2 नंबर आपने कहाँ से ढूंढने हैं, स्क्वायर वाली टर्म क्या है, आप उसका आगे कोफिशिएंट क्या है, 3 है, x² के आगे कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। अब वो 2 नंबर्स आपके ऐसे होने चाहिए, जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, और जब उनको आप प्लस है ना, तो प्लस करोगे तो किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया बेटा, 10 की जगह ब्रैकेट लगाया, तो उन दोनों को प्लस करके 10 आना चाहिए। जिस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया होता है ना, तो आपके पास यहाँ पर ये प्लस या माइनस करके 10 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं प्लस करूंगी तो 10 आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म अगर प्लस की है तो वो 2 नंबर्स प्लस होके ही वो आएगा, है ना। तो देखो जरा 9 का आप क्या कर सकते हो, अगर मैं 9 + 1 करती हूँ तो 10 आएगा, 9 × 1 करती हूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। तो वो 2 नंबर्स आपके क्या है, 9 और 1। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 9 + 1, तो ये हो जाएगा 3x² - 9x - x + 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। चलिए इसको इधर कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोबारा से, 3x² - 9x - x + 3 इज इक्वल टू 0। ये आया है आपके पास। दो टर्म्स को लो, कॉमन देखो क्या आ रहा है, 3x कॉमन आएगा, x - 3, इधर से -1 कॉमन आएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 एक इधर आया, और ये 3x - 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 3 को 0 के इक्वल रखो, एक बार 3x - 1 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी बेटा, और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। -1 इधर जाएगा, प्लस का 1, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3, ठीक है। ये 2 x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो नंबर आपका 3 भी हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है। इसको चेक करना है ना आपको, तो चेक करके भी देख लो ना। तो देखो चेक करके देख लो जरा कि आपके पास क्या 3 है, जैसे 3 है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल इसमें ऐड करते हो तो क्या आपको 10/3 मिल रहा है, चेक करके देखो। एलसीएम लो 3 और ये 9 + 1 10/3 आ गया ना, सही है ना। अब ऐसे भी चेक करके देख लो, अगर मैं 1/3 लेती हूँ नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लो जरा, 3 1 + 9, तो आपको क्या मिलेगा, 10/3 मिल रहा है ना,
ठीक है, तो यानी कि ये जो नंबर आया है आपके पास ये बिल्कुल सही निकल कर आया है। ठीक है, ये 2 नंबर हो सकते हैं, चाहे ये भी हो सकता है चाहे ये भी हो सकता है। हमने चेक करके भी देख लिया तो हमारे पास 10/3 ही आ रहा है। ठीक है, नंबर में ये जो नंबर आए हैं इनका जब रेसिप्रोकल हमने ऐड किया उसके साथ तो हमारे पास 10/3 ही निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हास्तास इफ इट्स विड्थ इज 2x + 1 हास्तास फाइंड इट्स लेंथ। हास्ता वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर द लेंथ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ना एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया आपको ये दिया हुआ है और आपको ना इसके विड्थ दे रखी है, आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये हास्ता जो है ना बेटा ये यूनिट है, जैसे हमारे पास मीटर सेंटीमीटर होता है ना तो वैसे ही हास्ता आपका यूनिट है। तो इसको आपको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये आपका ना एक रेक्टेंगुलर पूल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पूल है तो इसका आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दे रखा है 2x² + 7x + 3 ये दे रखा है और आपको ना इसकी विड्थ दे रखी है 2x + 1। आपको इसकी विड्थ दे रखी है 2x + 1। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा किसके बराबर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। ये तो हमें पता ही है ना। तो यहाँ पर बस हम क्या करेंगे जो जो हमें गिवन है उसके नीचे वो रखो और वहां से हमें मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या दे रखा है 2x² + 7x + 3 और लेंथ तो आपको निकालनी है। लेंथ तो हमें पता ही नहीं है। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो विड्थ दे रखी है वही है आपकी 2x + 1। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखो लेंथ के साथ ये क्या है 2x + 1, हमें तो लेंथ निकालनी है। तो ये 2x + 1 जो है मल्टीप्लाई में है ना इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा इसके नीचे। तो 2x² + 7x + 3 अपॉन में 2x + 1 इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, मल्टीप्लाई में था इसके नीचे ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो कोई आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं तो हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यहाँ पर ऊपर। तो करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर वाले टर्म को एज इट इज रखो प्लस 7 की जगह ब्रैकेट लगाओ x + 3 और नीचे 2x + 1 को एज इट इज लेकर चलो और यहाँ पर आपका ये तो लेंथ चल रहा है। ठीक है, अब देखो 7 की जगह 2 नंबर आएंगे आपके यहाँ पर तो वो क्या होंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा है ना। तो अगर 6 के फैक्टर्स करते हो तो 2 और 3 आता है उससे तो बन नहीं रहा। तो 6 के फैक्टर्स और भी क्या होंगे 6 और 1 होगा। तो 6 और 1 को जब मैं ऐड करती हूँ बेटा तो मुझे 7 मिल जाता है और 6 और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 2x² + 6x + x + 3 और अपॉन में 2x + 1 और इधर ये लेंथ है ना। तो देखो क्या आता है आपके पास, इधर कर लेते हैं अब हम। तो ये आ जाएगा आपके पास देखिए लेंथ इज इक्वल टू ये आपके पास दोबारा से लिख देती हूँ मैं 2x² + 6x + x + 3 और ये है नीचे 2x + 1। ऊपर देखो जरा 2 का पेयर लो, 2 का पेयर लो, देखो कॉमन क्या आ रहा है 2x और ये x + 3 और यहाँ से +1 x + 3 नीचे 2x + 1 तो मेरा चल ही रहा है। तो लेंथ क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से x + 3 और ये 2x + 1 बचा और नीचे 2x + 1 तो चल ही रहा है आपका। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या निकलेगी लेंथ, आपके पास लेंथ आ जाएगी बेटा x + 3 हास्तास। यूनिट लगा देना आपने साथ में हास्तास। ठीक है, नहीं तो यूनिट का नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ आ गई आपके पास x + 3 हास्तास। ठीक है, इजी था। बस आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मालूम ही है क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जो जो चीजें दे रखी है वहां पर रखो और जो फाइंड आउट करना है उसको हमने निकाल लिया है ना। ठीक है, इजी था ना ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर्स ऑफ p(x² + 5x + r शो दैट p इज इक्वल टू r। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। आपको बोला गया है कि ये जो x माइनस 2 और x माइनस 1/2 है ना बेटा, ये दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपको शो करके दिखाना है कि जो p है वो r के इक्वल है। तो ये आपको शो करना है, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप, तो आपको देखिए क्या करना होगा। अब ये जो फैक्टर्स दिए ना बेटा, ये जो फैक्टर्स आपको गिवन है, तो इन्हीं का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी ना आपको, यहाँ इन दोनों से जो x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू पर हमारा ये जो पॉलिनोमियल होगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो देखिए करते हैं। अब ये पॉलिनोमियल आपको x वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकती, px इज इक्वल टू px² + 5x + r। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, तो इसको मैंने मान लिया px, ठीक है। अब देखिए पहला फैक्टर आपको दे रखा है x माइनस 2, तो चलिए करते हैं इसको। फैक्टर दिया है x माइनस 2, तो अब यहां से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मैंने आपको कहा कि जो x की वैल्यू आएगी आपके पास, उस वैल्यू पर आपका ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि आपका ये जो पॉलिनोमियल है 2 पर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये पॉलिनोमियल आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, वहां पर x जहां जहां है बेटा वहां 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4p ये आ जाएगा प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 4p प्लस r, और ये 10 को ना इधर ले जाओ, -10 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई। अब जैसे हमने ये किया है वैसे हम दूसरे फैक्टर के लिए भी कर लेते हैं। तो दूसरा फैक्टर आपको क्या दे रखा है, अब दूसरा फैक्टर आपको दे रखा है, क्या दिया है, x माइनस 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो मैंने आपको बोला कि जो x की वैल्यू आएगी उस पर मेरा पॉलिनोमियल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 1/2 रख लो। तो p 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p 1/p × 1/4 प्लस ये आ जाएगा 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लो जरा, तो 4 ये आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4 r इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4 इधर जाएगा तो 4 तो 0 बन जाएगा, है ना। तो p प्लस 10 प्लस 4 r इज इक्वल टू 0। तो 10 को ना बेटा उधर ले जाओ, p प्लस 4 r इज इक्वल टू -10। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो। तो इक्वेशंस तो सॉल्व करने आती ही होंगी आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं ना किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए क्या आता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो इक्वेशंस तो सॉल्व करने आती ही हैं आपको। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो आप, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन को रखो, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10, और ये 4p सॉरी p है, ये p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, है ना। साइन चेंज करो जरा, ये माइनस का साइन, ये देखो पहले प्लस का था ना, पहले प्लस का साइन था, पहले प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का साइन हो जाएगा। चलिए जो कैंसिल हो रहा है इधर ये कैंसिल हो जाएगा, -10 + 10, और ये आ जाएगा आपके पास 3p और ये माइनस का 3r इज इक्वल टू 0।
तो 3p इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, माइनस का 3r है उधर जाकर प्लस का 3r हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू r। तो यही तो आपको शो करना था, देखो शो करना था ना यही। तो देख लीजिए एक बार दोबारा से कि ये दो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल को मैंने लेट कर लिया सबसे पहले px के बराबर, है ना। फिर पहला फैक्टर उठाया, मैंने आपको बताया कि इन दोनों फैक्टर से जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके। तो देखिए x की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो 2 आई, यानी कि ये 2 पर आपका जो पॉलिनोमियल वो 0 हो जाएगा। तो जहां जहां x है पॉलिनोमियल में वहां वहां 2 रख दो, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इस फैक्टर को उठाओ, x की वैल्यू आई और 1/2 पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 1/2 रखो, आपके पास ये सॉल्व करके ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। क्या करो आप, या तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रख दो, है ना, बराबर रख दो, क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या है -10 के इक्वल हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रख के सॉल्व कर लो, या क्या करो किसी भी इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से। तो यहाँ पर हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये कैंसिल करके आपके पास p इज इक्वल टू r आ जाएगा, जो कि आपको शो करके दिखाना था। ठीक है, तो चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 देन प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -25। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। आपको ना इस क्वेश्चन में ये दो चीजें दे रखी हैं और आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है इसे, कि ये जो है ना किसके बराबर आ जाए आपका -25 के। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि वो हमें काम आएगा बहुत। तो गिवन है हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 दे रखा है। किसके बराबर? 10 दे रखा है। ठीक है, 10 के बराबर दे रखा है। अब आपको ये इसका आइडेंटिटी पता है ना। देखो हमें आइडेंटिटी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आपको देखो इसको -25 के बराबर लेकर आना है। तो अब हमें ना इस साइड को सॉल्व करके -25 किसी तरह लेकर आना है। अगर आ जाएगा तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है? 5 है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 5 रख दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। तो ये सब तो माइनस में है। तो देखो इसको मैं और इनकी वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखी है, तो इसको तो आप एज इट इज ही लेकर चलो, है ना। यहां से क्या करो आप माइनस का साइन में कॉमन ले सकती हूँ? हाँ ले सकती हूँ। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 5 आपका चल रहा है बाहर और इनको तो आप एज इट इज ही लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसकी जगह मैं 10 लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास ये निकल कर आया है ना। अभी भी आपको क्या चाहिए? इसकी वैल्यू मुझे अगर किसी तरह पता लग जाए तो मेरे पास क्या पता इसको सॉल्व करके -25 आ जाए, है ना। तो इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी बेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ये जो है हमें आइडेंटिटी पता है कि ये 3 स्क्वायर किस में आते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर करो तो आपके पास ये तीन स्क्वायर आपको ना वहां पर मिलते हैं। तो देखो फिर से मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ और इसको ना मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ, है ना। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब आपको आइडेंटिटी मालूम होगी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है,
ये चीज हम पता करने के लिए ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं अभी। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आपको पता है क्या है, 5 है, तो 5 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब ये तीन चीजें तो आपको फाइंड आउट ही करनी है ना, तो इसको एज इट इज ही लेकर चलो, है ना, ये तो आपको पता भी नहीं है वैसे भी। और यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास इधर 25 और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20। अब यहां कर लेते हैं हम, तो देखो यहां से अब 20 को मैं इस साइड लेकर जाऊंगी तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये 25 माइनस 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5। यहां से देखो ना 25 माइनस 20 कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखो यही तो आपको चाहिए था। अब इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 5 आई है, तो इसकी जगह रख लो आप, इसकी जगह रखो जरा। तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट इक्वेशन में ये किसके बराबर चल रहा था आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, किसके इक्वल आया था आपका ये पूरा, 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10, है ना, यही आया था ना आपके पास। अब यहाँ पर आप रखो जरा 5 इंटू, इसकी जगह आपकी वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो 5 रख लो, ये ब्रैकेट में माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस का 25। देखो जरा, देखो यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया, माइनस 25 के। तो यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा एक बार समझो। देखो अब या तो पहले से ही क्या करो, इस आइडेंटिटी का यूज करके ये निकाल लो आप, है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर रखकर आपका इजीली हो जाएगा। वैसे भी कर लो, या आपको नहीं समझ में आए तो इसी को उठा लो, आप इसी को उठाओ और आपको पता है कि मेरे को ना इसकी आइडेंटिटी मालूम है, तो ये मेरे को इसकी आइडेंटिटी मालूम है, तो यहाँ पर देखो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा 5, रख दो। इसका वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको एज इट इज रखो। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा, इसका वैल्यू मुझे पता है 10 है, तो मैंने 10 रख दिया, है ना। तो ये मेरे पास आया है, ये आया है, इसको मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसकी वैल्यू मुझे किसी तरह निकालनी है, तो इसको देखते ही आपको दिमाग में हिंट आ जाना चाहिए कि मेरे को ना यहाँ पर आइडेंटिटी मालूम है जिसमें ये 3 टर्म्स का स्क्वायर होता है। ये वाली आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें ये 3 टर्म्स स्क्वायर में ऐसे रहते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो जिस जिसका वैल्यू मालूम है वो रखो, और आपको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा आपने क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ये, तो इसमें आपने रखा, तो ये देखिए ये इसके माइनस 25 के इक्वल आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है आपका ये। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशंस चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड गिव रीजंस। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना बेटा, आपको चेक करना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो n है ना, n ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपको इसको चेक भी कैसे करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं सबसे पहले, ठीक है। फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो देखिए बेटा, अब एक चीज और, 6 से डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर्स देखिए क्या होते हैं। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालो जरा, तो मैंने n कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है। अब यहाँ पर ना आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये हो जाएगा n तो बाहर एज इट इज चलेगा और ये n स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर यही लगा दिया मैंने, n तो बाहर ही चल रहा है और ये n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके पास इस एक्सप्रेशन के। ओके, ये फैक्टर्स आ गए। इसको ना आपको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है। कैसे, इस n को बीच में लिखो, इससे पहले n माइनस 1 फिर लास्ट में n प्लस 1। ठीक है, यानी कि n की जगह अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखते हो ना बेटा, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर रख देती हूँ 4 रखती हूँ। चलिए, अगर मैं लेट करो आप यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। 4 में अगर कुछ ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5, है ना। ठीक है, यही आएगा ना आपके पास। देखो, अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पर नेचुरल नंबर लेट करो, 4 लेट कर लो, ठीक है। 4 लेट करोगे तो 4 में से 1 अगर आप कम करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा और 1 ऐड करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये ना मेरे को ना लगातार नंबर मिल रहा है, 3 4 5, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके 3 कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगे, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे बेटा। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, आपको 6 से चेक करने के लिए बोला गया है। तो मैंने बोला 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। तो इनमें से ना आपका एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है और एक नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये आपका पूरा का पूरा जो नंबर आएगा यहाँ पर वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट करके देखो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 आएगा। 60 आएगा ना, तो 60 आपका पूरा पूरा जो है वो डिविजिबल होगा 6 से, है ना। तो ये तो मैंने एक वैसी एग्जांपल लेकर आपको समझाया है कि आप जो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। यहाँ पर 8 लेते हो, अगर 8 से छोटा 7 हो जाएगा और 8 में अगर 1 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो आपके पास 7 8 9, यानी कि आपको हमेशा 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया और रीजन आपको देना है। मैंने यहाँ पर रीजन क्या दिया है कि हमें ये जो मिल रहा है, ये जो फैक्टर्स है, ये क्या है, these are 3 consecutive natural numbers। ये हमारे क्या है, 3 consecutive natural numbers हैं। लगातार हमें 3 नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर यहाँ पर रखो और देखोगे आपको 3 consecutive नंबर्स ही मिलेंगे और उन 3 consecutive नंबर्स में आपका एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं ना बेटा, इसके, ठीक है, चाहे इसको कर लो आप। ठीक है, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको रीजन भी देना था। तो इस तरीके से प्रॉपर आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को लिखोगे, आंसर को। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल देकर यहाँ पर बताना हो तो कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा मोटा देकर कोई भी नंबर लोगे ना आप यहाँ पर, तो उसको आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देकर, ठीक, नहीं तो आप इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से लिख दोगे तो अच्छी बात है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर ले। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में ना आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको दिया है x³ + y³ - 12xy + 64 व्हेन x + y = -4। तो यहाँ पर आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है और आपको ये गिवन है, ये आपको दे रखा है, x + y जो है -4 के बराबर आपको दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है ना बेटा, हमें जो दे रखा है उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब कैसे इसका यूज करोगे, तो देखिए हमें ये जो ये दे रखा है जिसकी वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर मुझे ना क्यूब दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो हमें गिवन है ना बेटा, ये जो हमें गिवन है इसी से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की और इसका मैं क्या करूंगी, क्यूब कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसमें क्यूब दे रखा है मुझे, तो हमें ये जो गिवन है इसका हम यूज करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसमें ना दोनों तरफ ना क्यूब कर दूंगी। ठीक है, तो क्यूब जरा करिए तो देखिए क्या आता है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा आपको। तो x + y का होल क्यूब
इज इक्वल टू -4 का होल क्यूब। तो देखिए अब क्या आता है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या आएगा आपके पास 64, है ना। तो ये आएगा माइनस का 64, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस का ही साइन मिलेगा। अब इतना आया आपके पास, ठीक है, इतना आया है। तो अब देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्यों ना मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेके देखूं। तो मैं अगर यहाँ से 3xy कॉमन लेती हूँ, 3 बाहर निकल गया, यहाँ से x बाहर निकला और y बाहर निकला, तो एक x बच गया, प्लस यहाँ से x और y निकला है तो एक x तो निकल ही गया, 3x भी निकल गया और एक y बचा है मेरे पास, ठीक है। और ये माइनस का 64। अब क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है ना, -4 है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, -4 रख दूंगी। तो ये हो जाएगा प्लस 3xy, सबको एज इट इज रखो, इसकी जगह मैं -4 रख दूंगी, इज इक्वल टू -64, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x, सॉरी इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तब आपके पास आएगा माइनस का 12xy, ठीक है। और ये माइनस का 64 इधर आकर प्लस का 64 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 0। देखो यही आ रहा है ना आपके पास, सेम इसी का वैल्यू चाहिए था ना मुझे, इसी का वैल्यू चाहिए था, आ गया इधर ये पूरा ये साइड, और इसका वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, 0 वैल्यू निकल कर आई है इसकी, जिसका हमें पूछा था निकालने के लिए, ठीक है। इजी था ना ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की शुरुआत जो दे रखा है ना उससे करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में आइडिया लेकर आना है कि इसको मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर क्यूब दिख रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं इसका क्यूब लेकर देखती हूँ, क्यूब लिया और देखिए हमारा हो गया। सेम सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए आपको ये दे रखा है, इसका आपको वैल्यू निकालना है और ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो जो गिवन है ना, चलिए इसी का हम यूज करते हैं। तो हमें दे क्या रखा है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, ये दे रखा है आपको। तो मैं ना ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स है ना उसको एक तरफ ले लेती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये आ गया आपके पास, है ना, ये आया। अब मैं इसको क्या करूंगी, क्यूब ले लेती हूँ दोनों तरफ, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लिया मैंने जब, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। तो चलिए इसको ध्यान से करिए अब। तो देखिए इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, और ये आपके पास x क्यूब माइनस 2y का क्यूब माइनस 3a² भी होता है ना, तो यानी कि a क्या है आपके पास x, तो x का स्क्वायर, और b क्या है बेटा, b क्या है 2y एज इट इज, प्लस 3 इंटू x इंटू 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36, 36 इंटू 6 216, है ना। देखो ये आइडेंटिटी तो आपको पता है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो वही वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8y क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6x² y, और ये प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12xy² इज इक्वल टू 216। इतना क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट आए तो बताइएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, लगभग हम पहुंच ही गए हैं, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? हाँ ले सकती हूँ मैं कॉमन, क्या माइनस 6xy अगर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से माइनस भी साइन कॉमन ले रहे हो ना, तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 216, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है ना क्या है, x माइनस 2y किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो यहाँ पर मैं 6 रख दूंगी, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6xy इंटू में 6 इज इक्वल टू 216। अब ये x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6 6 36 xy 216 इधर है ना, इसको इधर ले आओ, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। देखो सेम आ रहा है ना, ये आपका सेम आ रहा है, बिल्कुल यही मेरा सेम आ रहा है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आ गई बेटा, 0 आ गई,
ठीक है, तो आपको देखिए वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था इसका और इसका, तो हमने क्या किया, जो हमें गिवन था उसका हमने यूज किया, उसका क्यूब किया, तो देखिए हमारे पास दोनों की वैल्यू 0 निकल कर आई है। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने 5 to 13 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।